प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हम दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक्स आप देख सकते हैं। आज के वीडियो का शीर्षक हमने रखा है भारतीय लोकतंत्र की हिमालयी ऐतिहासिक चूकें। मैं शीर्षक को पुनः दोहराना चाहूँगा, भारतीय लोकतंत्र की हिमालयी ऐतिहासिक चूकें। जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में जिसका शीर्षक था लोकतंत्र का इतिहास में कहा है, जैसे ही ज्ञान प्रकाश का युग एज ऑफ एनलाइटमेंट प्रारंभ हुआ, वैज्ञानिक क्रांतियाँ हुई, आम जनता ने पुरोहितवादी, सामंतवादी, साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी मान्यताओं का विरोध किया। उसके स्थान पर मानवतावादी, तर्कवादी, हेतुवादी, विज्ञानवादी, मानवाधिकार, समता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली खास बात यह है कि फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, यूरोप की औद्योगिक आर्थिक क्रांति, चीन की सांस्कृतिक क्रांति, अमेरिका में गुलामों की क्रांति इत्यादि ने साथ ही साथ 2 विश्व युद्धों की उथल पुथल की वजह से, हालांकि लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व, मताधिकार, निर्वाचन प्रणाली द्वारा सत्ता सरकार का निर्माण तो हुआ, लेकिन तात्विक रूप से 4 बातें डेवलपमेंट्स और हुई जिनकी ओर विद्वानों, विचारकों, राजनीति शास्त्रियों का ध्यान नहीं गया या कम ही गया। एक तो यह है कि जिन समूहों या भूभागों की आम जनता में आधुनिक शिक्षा दीक्षा एवं विचारों की परिपक्वता, बहुतायकता से इन ग्रेट मेजॉरिटी थी, वहाँ उन्होंने शासक, सामंत, संभ्रांत वर्ग को या तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया या उन्हें प्रभावहीन कर दिया तथा शासक वर्ग की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। इसके अच्छे उदाहरण चीन की सांस्कृतिक क्रांति, रूस व अन्य कम्युनिस्ट देशों की क्रांतियां हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी बात यह हुई कि आम जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता एवं शासन प्रशासन तो आया, लेकिन वहाँ का राजा व राज परिवार तथा चंद शासक वर्ग विद्यमान रहे, लेकिन उनका शासन प्रशासन तंत्र में कोई सीधा प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं रहने दिया गया। हम कह सकते हैं कि वे मात्र टोकन या सांस्कृतिक रूप से या मानदेय ऑनररी रूप से राजा बने रहे। इसका अच्छा उदाहरण ब्रिटेन एवं जापान है। तीसरी बात यह हुई कि कई जनसमूह एवं भौगोलिक क्षेत्रों में राजा, शासक, तानाशाह भी विद्वान रहे और अभी भी हैं। उनका शासन भी है, लेकिन परिवर्तन सुधार के साथ कि वहाँ के शासक व शासन को स्वीकार करने वाले शासित वर्ग की सहमति व समर्थन की सीमा तक, अर्थात जब तक ऐसे देश के शासित वर्ग, विशेष वर्ग किसी एक शासक व शासन को स्वीकार करते रहेंगे, तब तक वो शासक शासन करता रहेगा, अन्यथा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इस बात के अच्छे उदाहरण अरब के इस्लामिक देश हैं। जो चौथी बात डेवलपमेंट हुई वो हमारे लिए सर्वाधिक चिंता व मनन करने की है। जैसा कि इतिहास में उल्लेख है, विशाल ब्रिटिश साम्राज्य जिसमें सूर्य अस्त नहीं होता था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण वो भारी आर्थिक संकट मंदी से पूरी तरह से उभर नहीं पाया था कि द्वितीय विश्व प्रारंभ हो गया था। इसमें ग्रेट ब्रिटेन की स्वयं की जानो माल की बड़ी भारी क्षति हुई थी।
दूसरे यह कि विश्व स्तर पर हो रहे सामाजिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक आंदोलनों के कारण वह अब अंग्रेजों को उनके उपनिवेशों में शासन करने में बहुत अड़चन व असुविधा हो रही थी। अतः उन्होंने अपने उपनिवेशों को छोड़कर उन्हें स्वतंत्र देश घोषित करने का मन बना लिया था। इस प्रक्रम में अंग्रेजों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप सबसे महत्वपूर्ण तो था ही, साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप को विवाद रहित, लोकतांत्रिक, संप्रभु सत्ता संपन्न सोवरेन कंट्री बनाने की सबसे कठिन चुनौती भी थी। इस सबसे अधिक और ऐतिहासिक पूर्ण चुनौती के अनेक कारणों में से प्रमुख कारण थे कि नंबर 1, यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की आम जनता, जिन्हें उन दिनों शूद्र कहा जाता था, अंग्रेजों ने उन्हें डिप्रेस क्लास कहा, वे लगभग 85% थे। में एक तो यह कि आधुनिक शिक्षा दीक्षा का प्रतिशत प्राय नगण्य था। दूसरे, वे आर्यों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सिद्धांतों तथा सामाजिक मान्यता प्रणाली के कारण धर्मभीरु, अंधविश्वासी, भाग्यवादी, पलायनवादी तथा शासक वर्गों, सामंतों की मानसिक गुलामी, प्रजा सब्जेक्टनेस से उभर नहीं पाए थे। दूसरा बिंदु, भारतीय उपमहाद्वीप में आम जनता मत अर्थात वोट का क्या महत्व है, लोकतंत्र का क्या महत्व है तथा जनप्रतिनिधित्व का क्या महत्व है, समाजवाद क्या है इत्यादि आधुनिक बातों को जान समझ ही नहीं पाई थी। वह तो शासक वर्ग को जब आवश्यकता पड़ती थी कहीं भी भीड़ के रूप में एकत्र हो जाती थी। बिंदु क्रमांक 3, भारत की आम जनता चूंकि भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से शासक सामंत वर्गों के प्रभाव में थी, अतः सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया एक तरफ इन्हीं शासक वर्गों के हितों में उपयोगी साबित हुई, दूसरी तरफ आम जनता खासकर डिप्रेस क्लास अपने वास्तविक जन प्रतिनिधित्व के अधिकारों और अपने मूलभूत मानवाधिकारों को गंवा बैठी। इस बात के अच्छे उदाहरण हैं साइमन कमीशन, जो कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में आम जनता के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार की एक युगांतकारी व ऐतिहासिक पहल थी। दूसरा उदाहरण है कम्युनल अवार्ड के समर्थन में आम जनता का उस स्तर की रैली, धरना, प्रदर्शन करने का अभाव, जिससे कि एम.के. गांधी की इसके समाप्त करने की जिद धराशायी हो सके। बिंदु क्रमांक 4, चूंकि अंग्रेज बहुत पहले ही भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे चुके थे, अतः अब उनके सामने समय सीमा की भी अड़चन थी। बिंदु क्रमांक 5, उक्त बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 की अवस्थाओं के कारण विश्व में खासकर यूरोपीय पश्चिमी देशों में ज्ञान प्रकाश एनलाइटमेंट के कारण आम जनता में जो सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव हो रहे थे, भारत की आम जनता उनसे प्राय अछूती ही थी और अछूती ही रही। इससे भारत में आम जनता का मुक्ति का आंदोलन, लिबरेशन मूवमेंट ऑफ द कॉमन मैन खड़ा नहीं हो सका। जो कुछ भी हुआ, जो हमें इतिहास में पढ़ने देखने को मिलता है, वह मात्र सत्ता हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर था, एक यूरोपीय शासक वर्ग से दूसरे भारतीय शासक वर्ग को। बिंदु क्रमांक 6, हालांकि उन दिनों के विश्व स्तरीय परिदृश्य में भारत में भी कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं, भारत में संपन्न हैव नॉट्स या यूं कहें कि शोषित वर्ग के इस आंदोलन की कमान संपन्न हैव्स वर्गों ने ही संभाल ली। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट विचारधारा या कम्युनिस्ट आंदोलन तो भारतीय शासक संपन्न वर्ग हैव्स ने उसे एक विचारधारा, आइडियोलॉजी एवं आंदोलन मूवमेंट के रूप में नहीं,
सत्ता सुख भोगने के लिए एक भावनात्मक हथियार, इमोशनल वीपन की तरह प्रयोग किया। इस टॉप सीक्रेट को विश्व के कोई भी कम्युनिस्ट विद्वान या कॉमरेड जान समझ नहीं पाए। ये विषय अपने आप में बड़े गूढ़ रहस्य एवं अनुसंधान के विषय हैं। यहाँ इन गूढ़ रहस्यों मुद्दों पर चर्चा करना प्रासंगिक नहीं होगा। हम अन्यत्र इन मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं कारणों से अंग्रेज चाहते हुए भी वास्तविक सत्ता शक्ति की चाबी आम जनता, कॉमन मासेस को न सौंपकर भारत के शासक वर्गों को सौंपने के लिए विवश थे, क्योंकि बहुत पहले ही वे भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे चुके थे। यही कारण है कि हम 15 अगस्त 1947 की तिथि को भारतीय शासक वर्ग स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे कहता है। सत्ता हस्तांतरण की तिथि, वो भी एक यूरोपीय वर्ग से दूसरे भारतीय शासक वर्ग को, द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम यूरोपियन रूलिंग क्लास टू अनदर इंडियन रूलिंग क्लास कहते हैं। होना तो चाहिए था मुक्ति का दिवस, लिबरेशन डे, लेकिन हो गया स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे। अर्थात भारतीय शासक वर्ग को तथा उसके चट्टों बट्टों व चमचों, चमचा युग माननीय काशीराम को स्वच्छंद व निर्भीक रूप से सत्ता भोग करने की परिस्थितियाँ, वे भी तानाशाह, ऑटोक्रेट, पुरोहित शाहों, थियोक्रेट्स एवं वंशवादियों, एरिस्टोक्रेट की तरह। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है हमारे विचारों में मौलिकता है, उसमें कुछ आधारभूत चीज़ें हैं, तो आप कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, लाइक और शेयर करने का भी कष्ट करें। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे अन्य प्लेटफॉर्मों को भी विजिट करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।